गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जापानी नागरिकों के कर्तव्यों के विषय में। इससे पूर्व कि हम जापानी नागरिकों के कर्तव्यों के विषय में चर्चा प्रारंभ करें, हम ये देखते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें जापानी नागरिकों के मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा। इस पर पुनः चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जापान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं एवं जो मूल कर्तव्य हैं वे दोनों ही एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के भीतर ही अंतर्निहित हैं। अतः ऐसे में मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हमने जापानी नागरिकों के कुछ विशिष्ट मूल अधिकारों जैसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने के अधिकार, समानता के अधिकार, सार्वजनिक पदाधिकारियों के चयन और उनको उनके पद से हटाने के अधिकार, याचिका प्रस्तुत करने एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार, दासता से मुक्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता के अधिकार, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, पारिवारिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, संगठित होने, सौदा करने एवं सामूहिक कार्यवाही करने के अधिकार, साथ ही सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, कार्य और विश्राम करने के अधिकारों के विषय में पढ़ा। मूल कर्तव्यों के इस लेक्चर के अंतर्गत मूल अधिकारों की पुनः चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि जो मूल कर्तव्य हैं वे भी कहीं ना कहीं इन मूल अधिकारों के अंतर्गत ही निहित हैं। वैसे यदि देखा जाए तो प्राय जो लोकतांत्रिक संविधान होते हैं उनमें नागरिक अधिकारों का ही उल्लेख मिलता है, मूल कर्तव्यों की बात मुख्यतया नहीं की जाती। इसमें नागरिकों के कर्तव्यों को कोई विशेष उल्लेख नहीं किया जाता। इस संदर्भ में यदि आप देखें तो अमेरिका का संविधान है या ब्रिटेन का संविधान है और कहीं ना कहीं जो जापानी संविधान है वो इनसे प्रभावित भी है। इसमें जो उदार लोकतांत्रिक संविधान होते हैं उसके अंतर्गत कर्तव्यों को अधिकारों में ही निहित समझा जाता है, तो ऐसे में उन पर कोई पृथक से चर्चा या उसका कोई पृथक उल्लेख नहीं किया जाता है। हालांकि जापान का संविधान भी उदार पश्चिमी लोकतांत्रिक संविधानों से विशेषतया अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित है, लेकिन उसके बाद भी चीन के समाजवादी संविधान की भांति नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और इस संबंध में यदि हम ये कहें कि रूस और चीन के संविधान के जो समाजवादी लक्षण हैं उससे जापान का संविधान प्रभावित है। और यही कारण है कि जापान में जो नागरिकों के अधिकारों से संबंधित अध्याय है उसका शीर्षक ही चीन के संविधान की ही भांति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दिया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जापानी संविधान जहां एक और उदार लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर चीन और सोवियत रूस जैसे समाजवादी राष्ट्रों से भी या उनके संविधानों से भी प्रभावित है। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी देशों और पूर्व सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों की भांति ही जापान का संविधान का जो अध्याय 3 है उसमें नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस संबंध में भी जो सोवियत संघ का संविधान था और जो जापान का संविधान है उसमें कुछ मूलभूत अंतर हैं। पूर्व सोवियत संघ में नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन विस्तृत था, लेकिन जापान में जो कर्तव्यों का विवरण है या जो उल्लेख है वह काफ़ी कम है। यहाँ पूर्व सोवियत संघ में नागरिकों के कर्तव्य सुस्पष्ट हैं, वहीं जो जापान के नागरिकों के कर्तव्य हैं उनका उल्लेख कुछ कुछ अनुच्छेदों में मिलता है और उन्हें भी कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकारों में ही समाहित किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि आप जापान के नागरिकों के कर्तव्यों को देखें तो मुख्यतया अनुच्छेद 12, 26, 27 और 30 में ढूंढा जा सकता है, जिनके
विषय में हम पूर्व में ही मूल अधिकारों के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जापान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो पृथक से ना होकर मूल अधिकारों के अंतर्गत ही अंतर्निहित हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं जापानी नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर। सबसे पहला मूल कर्तव्य जो है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है और जिसे हम पूर्व में मूल अधिकारों के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करना नागरिकों का स्वयं का कर्तव्य है। यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें और उनका सर्वदा सार्वजनिक कल्याण के लिए ही प्रयोग करें। अर्थात जैसा कि हमने मूल अधिकारों के टॉपिक के अंतर्गत इस पर चर्चा की थी कि जो मूल अधिकार हैं वे निर्बाध नहीं हैं, वे सार्वजनिक कल्याण द्वारा प्रतिबंधित है। तो ऐसे में नागरिकों द्वारा अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे उन अधिकारों का दुरुपयोग ना करें एवं किसी और के अधिकारों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा को प्रस्तुत ना करें। इस संबंध में जो अनुच्छेद 12 है वह कहता है, संविधान द्वारा जनता को प्रदान की गई स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा जनता के निरंतर प्रयास द्वारा ही की जाएगी। वह उन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी, वह उसका उपयोग सदैव सार्वजनिक कल्याण हेतु करने के लिए उत्तरदायी होगी। अर्थात स्वयं के नागरिकों को सुरक्षित करना जहां एक ओर जापानी नागरिकों का अधिकार है वहीं दूसरी ओर कर्तव्य भी है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, जो जापानी संविधान का आर्टिकल 26 है। वो कहता है, सभी व्यक्तियों के लिए अपने लड़के लड़कियों को सामान्य शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य है। अर्थात जो शिक्षा का अधिकार है उसी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये मूल कर्तव्य जो है वो निहित है। कार्य को प्राप्त करना या काम प्राप्ति का अधिकार, जिसकी चर्चा हम मूल अधिकारों के अंतर्गत कर चुके हैं, वही कार्य को प्राप्त करना सभी व्यक्तियों का अधिकार ही नहीं बल्कि कार्य को करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य भी है। ऐसा अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जापानी संविधान के अंतर्गत मिलता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। सभी व्यक्तियों को या सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे करों का भुगतान करें। वस्तुतः अध्याय 3 का अनुच्छेद 30 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को कानून द्वारा कर लगाने का स्पष्ट अधिकार देता है। अतः हमने जो जापानी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार पढ़े और साथ ही जो मूल कर्तव्य पढ़े एवं जापानी जो अधिकार पत्र है उसकी विशेषताओं के विषय में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो जापानी संविधान है वह नागरिक अधिकारों पर जितना बल देता है उतना नागरिक कर्तव्यों पर बल नहीं देता। अतः ऐसे में यदि हम देखें कि उदार पश्चिमी राष्ट्र और एक और समाजवादी राष्ट्र दोनों के ही मध्य में आकर जापानी संविधान खड़ा होता है, क्योंकि जहां उदारवादी संविधानों के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का पृथक से उल्लेख नहीं मिलता और समाजवादी संविधानों के अंतर्गत विस्तृत रूप से मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, तो ऐसे में जापानी संविधान जो है उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख तो किया गया है लेकिन कहीं ना कहीं उसे अधिकारों की तुलना में कम महत्व प्रदान किया गया है। और शायद इसका जो मूल उद्देश्य है वह ये रहा है कि जापानी समाज का जो पूर्व का स्वरूप रहा है जो कि सर्वसत्तावादी रहा है, जहाँ राजाओं का शासन रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सर्वसत्तावादी स्वरूप का ह्रास करना और साथ ही जो उदार लोकतांत्रिक भावनाएं हैं उनका विकास करना इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने मूल अधिकारों को रिवाइज किया और साथ ही मूल कर्तव्यों के विषय में पढ़ा। तो हम जापान के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों के विषय में पढ़ चुके हैं और ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। तो ऐसे में आप इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जापानी संविधान को ही कंटिन्यू करेंगे।
आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।